तो आज हम देखते हैं कि पॉइंटर्स को अगर स्ट्रक्चर के साथ हम यूज करते हैं तो बेसिकली उसका सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि फायदा क्या है। स्ट्रक्चर का आपने ब्लूप्रिंट लिख दिया है, उसके वेरिएबल्स आपने लिख दिए हैं, लेकिन कंपाइल टाइम के ऊपर आपको, मुझे, यूजर को, किसी को नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स हमने डिक्लेयर करते हैं। अभी स्टूडेंट की ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसी सूरत में आपको डायनेमिकली अगर मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है, यानी स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स और क्रिएट करने पड़ते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपको पता है जितने डेटा वेरिएबल्स मेंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, उनके लिए नई मेमोरी एलोकेट की जाती है। तो यूं ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हो रही है खासी ज़्यादा। अगेन डिपेंड्स ऑन कि आपने स्ट्रक्चर में कितने नेटिव या कितने बिल्ट इन डेटा टाइप लिए हुए हैं। तो यूं ये एक पावरफुल, हमारे पास बहुत फ्लेक्सिबल एक ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, फीचर है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम रन टाइम के ऊपर अपने स्ट्रक्चर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं 2 3 4 5 जितने चाहें क्रिएट करते जाएंगे। दूसरी चीज़ हम देखते हैं वो ये है कि आप देखिए स्ट्रक्चर आपका, इसमें हमने कहा कि 5 6 7 10 वेरिएबल हो सकते हैं, और अगर ये वेरिएबल आप अंदाज़ा कीजिए इनके आगे कुछ वैल्यूज़ भी हैं, अब ये वेरिएबल्स भी सेल्फ मेमोरी में स्पेस ले रहे हैं, उसमें कुछ एरियाज भी आपने डिक्लेयर किए हुए हैं। हमारे लिए केस में हमने 2 की हुई हैं। तो एक लम्हे के लिए सोचिए ये कुछ डेटा अच्छा खासा बन जाता है। अगर हमने अपना ऑब्जेक्ट पास करना किसी फंक्शन को, आपने फंक्शन में पढ़ा होगा बड़ी अच्छी तरीके से कि फंक्शन कॉल बाय वैल्यू होती है और कॉल बाय रेफरेंस होती है। कॉल बाय वैल्यू में हम पूरी की पूरी वैल्यू की कॉपी भिजवाते हैं फंक्शन को। एक वेरिएबल की हद तक तो बात फिर हम कह सकते हैं कि ठीक है, हालांकि है वो भी इनएफिशिएंट तरीका, लेकिन चले मान लेते हैं कि एक वेरिएबल की हद तक तो कोई मसला नहीं है। आपने इंटीजर नंबर भिजवाया, 4 बाइट्स की आपने, यानी मेमोरी की वैल्यू जो भी थी वो कॉपी करके भिजवा दी, चले बात ठीक है किसी हद तक। अब आप स्ट्रक्चर को देखिए, आपके पास कुछ 10 12 15 20 वेरिएबल्स हैं। इतनी बड़ी वैल्यू को आप कॉपी में भिजवाएंगे, ये बहुत बड़ी इनएफिशिएंसी होगी। तो हमने क्या कहा था कि कॉल बाय रेफरेंस, उससे ये फ़ायदा होता है कि आप सिर्फ मेमोरी का एड्रेस भिजवाते हैं, चाहे आपका डेटा कितना बड़ा हो, डेटा सेट या स्ट्रक्चर या पूरे का पूरा जो आपने डेटा एक्यूमुलेट किया हुआ, वेरिएबल आपने ग्रुप किए हुए, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब आपको ज़्यादा आइडिया हुआ होगा कि स्ट्रक्चर इतना बड़ा डेटा बन जाता है, आप अगर सारे डेटे को कॉपी करके भिजवाएंगे, आप अंदाज़ा कर लीजिए प्रोग्राम इज़ गोइंग टू बी स्लो, इट्स गोइंग टू बी इनएफिशिएंट। ठीक है, परफॉर्मेंस पे कितना फ़र्क पड़ेगा। लेकिन स्ट्रक्चर चाहे आपका कितना बड़ा हो, एक्सटेंसिव होता जाए, आपने जब रेफरेंस भेजना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने स्ट्रक्चर चाहे 4 बाइट का है चाहे 400 बाइट का है, जब आप एक रेफरेंस भेजेंगे तो रेफरेंस वही जाना है, एक तरह का ही जाना है। तो आपको ये सारा स्ट्रक्चर कॉपी करके एक कॉपी उसकी फंक्शन को भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, बहुत एफिशिएंट एक्सेस है। और चूंकि कॉल बाय रेफरेंस में अब आपके पास एड्रेस आ जाता है एक्चुअल मेमोरी लोकेशन का, आपके पैरामीटर्स की, तो आप चाहें तो आप वहाँ पे मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। लेकिन ये मैनिपुलेशन क्या होगी, बहुत एफिशिएंट होगी, बहुत क्विक होगी। तो ये आपने याद रखना, ये 2 बहुत बड़ी मोटिवेशंस हैं पॉइंटर्स की स्ट्रक्चर के साथ। और भी कुछ हो सकती हैं, बट एटलीस्ट अगर आपके ये ज़हन में 2 बेसिक्स रह गई तो भी मैं समझूंगा या आप समझिएगा कि बेसिक आपको आइडिया है कि पॉइंटर्स स्ट्रक्चर के साथ हम क्यों यूज़ करना चाहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर हमें पॉइंटर क्रिएट करना है और किसी स्ट्रक्चर के लिए क्रिएट करना है और उस पॉइंटर को फिर स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को हमें पॉइंट करवाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, यदि स्टूडेंट स्पेस दे के कोई एक std1 क्रिएट कर सकते हैं, हम std2 कोई एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे। इसी तरह हम एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे। और याद रखिए यहाँ जो सबसे अहम बात आपको याद रखनी है, जो पॉइंटर हम क्रिएट करेंगे इसकी टाइप भी स्ट्रक्चर की होगी। तो अगर स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है तो स्ट्रक्चर टाइप का ही पॉइंटर बनाना पड़ेगा, या पॉइंटर की टाइप भी स्ट्रक्चर ही होनी चाहिए। ये भी हम देख लेते हैं। इसका मतलब ये है
कि स्टूडेंट स्पेस दे के हम कोई पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे और उस पॉइंटर को फिर अपने स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करवाएंगे। तो ये सबसे अहम बात है, ये आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट एंड द पॉइंटर बोथ शुड हैव द सेम टाइप। स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है तो पॉइंटर भी स्ट्रक्चर टाइप का ही होना चाहिए। अगर एक स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर है, वो किसी स्ट्रक्चर टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो वो पॉइंटर उस स्ट्रक्चर टाइप के ऑब्जेक्ट के जो डेटा आइटम्स हैं या डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस भी कर सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है। ये भी हम करके भी देखते हैं। आई विल शो यू हाउ टू एक्सेस एंड हाउ टू मैनिपुलेट दिस। हमारे लिए केस में एक पॉइंटर, अगर किसी स्टूडेंट स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट का एक पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो पॉइंटर उस स्टूडेंट के स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी आईडी, नेम, प्रोग्राम, सेमेस्टर और सीजीपीए, इन सब को एक्सेस भी कर सकता है और अपडेट या मैनिपुलेट भी कर सकता है, उनकी वैल्यू चेंज भी कर सकता है। तो चलते हैं और एक कोड एग्जांपल करके सिंपल देख लेते हैं कि ये एक्चुअली किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे या पॉइंटर एक स्ट्रक्चर के साथ कैसे काम करते हैं। ओके जी, हम कोड ब्लॉक के ऊपर आ गए हैं और आप देख सकते हैं ये हमारा वही प्रोग्राम है जो हमने लास्ट अपनी स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ रहे थे या उसकी फाउंडेशन को रिव्यू कर रहे थे तब हमने ये देखा था। तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे हमारे पास जो लाइन नंबर 12 के ऊपर स्टूडेंट स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट है std1, हम एक काम करते हैं इसके लिए एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। तो हम चाहें तो ये इसी लाइन के ऊपर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नई लाइन पे कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये स्टूडेंट हमारे स्ट्रक्चर का नाम है, आप ऊपर देख सकते हैं लाइन नंबर 4 के ऊपर हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है स्टूडेंट नाम का। तो हमने उसकी टाइप बताई है कि जो हम पॉइंटर डिक्लेयर करने जा रहे हैं लेफ्ट साइड पे उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट, ये उसकी टाइप होनी चाहिए। और पॉइंटर के लिए हमने स्टैटिक लगाना होता है और ptr, और मैं स्टूडेंट पूरा लिख लेता हूँ। तो ये हमने क्या किया है, एक स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया है। मैं यहाँ कमेंट भी कर देता हूँ यहाँ पे आपकी आसानी के लिए। वी हैव डिक्लेयर्ड a structure student type pointer variable। ये एक स्ट्रक्चर टाइप का एक पॉइंटर है, और किस स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर है, जो हमने अपने प्रोग्राम में बनाया हुआ है स्टूडेंट के नेम का। अब आप ध्यान से देखिएगा, लाइन नंबर 12 के ऊपर हमने पॉइंट करवाना है std1 को, उसकी लेफ्ट साइड पे टाइप क्या है, स्टूडेंट। पॉइंट किसने करना है, ptr स्टूडेंट ने, तो ptr स्टूडेंट की भी लेफ्ट साइड पे टाइप क्या होगी, स्टूडेंट। तो इट मीन्स कि जिस पॉइंटर ने जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है उसकी टाइप भी वही है जो उस ऑब्जेक्ट की है। यही हम कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली मैं बार बार इस पे इसलिए एम्फेसाइज करना चाह रहा था कि एक ऑर्डिनरी पॉइंटर किसी भी स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर सकता, याद रखिएगा। अब हम लिख सकते हैं ptr स्टूडेंट इज इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ std1। इसमें मैं क्या कह रहा हूं कि अब ये मेरा जो पॉइंटर है ptr स्टूडेंट हैज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू std1 ऑब्जेक्ट। ये ptr स्टूडेंट ने लाइन नंबर 14 में std1 जो स्ट्रक्चर टाइप का ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। नीचे हम इस पॉइंटर की मदद से हम इन वैल्यूज को cout में प्रिंट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहे और आप मिक्सअप ना करें या कंफ्यूज ना हो। तो ये देखिए, मैंने पूरी जो आउटपुट की स्टेटमेंट है जहाँ से वैल्यू एक्चुअली डायनेमिक आनी है वो मैंने डिलीट कर दी है। तो cout की स्टेटमेंट द आईडी ऑफ द स्टूडेंट 1 कॉलन, ये तो एज इट इज प्रिंट होगी। अब मैं अपने पॉइंटर से, चूँकि मेरा ये पॉइंटर जो है ये इस ऑब्जेक्ट को std1 को एक्सेस कर सकता है, इसके डेटा एलिमेंट्स आईडी, सेमेस्टर, नेम, प्रोग्राम एंड जीपीए उनको भी एक्सेस कर सकता है। तो वैल्यू मैं रिट्रीव करना चाह रहा हूँ थ्रू माय पॉइंटर। तो मैं ये क्या लिखूंगा, पॉइंटर, उसके बाद एरो साइन, डॉट नहीं आएगा यहाँ, बस ये दूसरी अहम चीज़ है। तो यहाँ मैंने आईडी लेनी है पहले, तो यहाँ मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर ENDL। इसी तरह दूसरी बार मैं, और ये देख रहे हैं एरो ऑपरेटर यूज़ करूँगा और यहाँ से मैं सेमेस्टर की वैल्यू ले लूँगा और फिर ENDL, और थर्ड टाइम पे मैं एरो ऑपरेटर यूज़ करके
यहाँ से नेम ले लेता हूँ और फोर्थ टाइम पे यहाँ मैं एक्चुअली बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इसे आइडिया हो जाए कि बेसिकली हमने इसको कैसे यूज़ करना है। तो आप भी कोशिश किया करें कि इन्हीं चीज़ों को इस तरह से फॉलो किया करें ताकि आपको भी आइडिया इससे क्लियर हो जाए बार बार टाइप कर। आउटपुट हमारी वही आएगी जो हमारी पहले प्रोग्राम में आई थी, यानी द आईडी ऑफ द स्टूडेंट 1, सेमेस्टर नेम, प्रोग्राम और CGPA। तो चलिए इसको सेव करके कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं तो इट्स नथिंग सरप्राइज, इज द सेम आउटपुट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे नीचे हम यहाँ आ जाते हैं और एक काम करते हैं कि हम दो चीज़ें चेंज कर देते हैं पॉइंटर के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, PTR स्टूडेंट एरो ऑपरेटर से सेमेस्टर इज इक्वल टू 3 और इसी तरह मैं कह देता हूँ जी ये जो PTR स्टूडेंट है CGPA कर लेते हैं। CGPA ये हम कर देते हैं 3.97 कर देते हैं। अब देखिए मैंने प्रिंट करा तो यहाँ तक तो उसको सेमेस्टर 2 और CGPA 3.96 असाइन था। यहाँ हमने पॉइंटर से दोनों वेरिएबल्स क्या कर दिए हैं, अपडेट कर दिए हैं। तो ये देखिएगा नीचे आउटपुट क्या प्रिंट होती है। हमारा जो क्लेम है कि पॉइंटर जिस स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है उसकी डेटा एलिमेंट्स को मैनिपुलेट भी कर सकता है। एक्सेस करके हमने देख लिए, तो मैनिपुलेट का केस भी देख लेते हैं, क्या ये होल्ड करता है। तो ये देख सकते हैं आप कि हमने सेमेस्टर की वैल्यू 3 की थी, वो बिल्कुल 3 प्रिंट हो रही है। CGPA हमने 3.96 लाइन नंबर 19 में पहले लिखा था, लाइन नंबर 22 में हमने 3.97 कर दिया है और आउटपुट में आप देख सकते हैं 3.97 ही आ रहा है। तो यूँ हमारा ये जो एक पॉइंटर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रक्चर को वो कैसे पॉइंट करेगा और स्ट्रक्चर के यानी ऑब्जेक्ट के जो डेटा एलिमेंट्स हैं उनको किस तरह से वो एक्सेस भी कर सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो ये दोनों को हमने एक बेसिक एग्जांपल से प्रूव कर लिया है। आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करना चाहें तो कर लीजिएगा, बल्कि ज़रूर कीजिएगा, और इनकी वैल्यूज़ को आप चाहें तो मज़ीद अपडेट करके भी देख सकते हैं, मैनिपुलेट करके देख सकते हैं। तो ये था एक पॉइंटर जो है वो एक स्ट्रक्चर के साथ बेसिकली कैसे ऑपरेट करता है।